राजकीय महाविद्यालय बारा से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग। आज हम BA तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध पुस्तक का अध्ययन करेंगे। इस पुस्तक में हम भारत देश के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने की रही। इसी क्रम में आज हम भारत और पाकिस्तान के संबंधों में चर्चा करेंगे। विभाजन के बाद दो देश बने, पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान। जब ये दो देश पृथक पृथक हुए थे अपने विदेश नीति में, उस समय दो समुदायों के बीच घृणा, अविश्वास और वैमनस्य और क्रूरता ढंग से उजागर की। विभाजन के समय हम दोनों देश, भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई। उन समस्याओं को अध्ययन करते हैं। पहली थी समस्या अपने हैदराबाद विवाद। हैदराबाद रियासत का भारत के ब्रिटिश साम्राज्यवाद से स्वतंत्रता हासिल करने के लिए 1 वर्ष और 1 महीने बाद में विलय हो गया। उस वक्त भारत में 522 रियासतें थीं। हैदराबाद देश की कुछ बड़ी रियासतों में से एक था। हैदराबाद रियासत के 1948 में भारत में विलय होने से पहले वहाँ करीब 2 सदियों से आसफ जाही वंश का राज था। हैदराबाद भौगोलिक दृष्टि से भारत के अंतर्गत ही मिल सकता था। पाकिस्तान ने हैदराबाद को इस भ्रम में रखा कि मुसीबत के समय वह उसका साथ देगा। हैदराबाद का निजाम एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहता था। उस समय पाकिस्तान ने हैदराबाद पर आक्रमण किया। भारत ने सैनिक कार्रवाई के माध्यम से रियासत को भारत में विलय कर लिया और वहाँ के निजाम को 50 लाख रुपए पेंशन दे करके अपने अधीन हैदराबाद को कर लिया। दूसरा है जूनागढ़ विवाद। नवंबर में भारतीय फौज ने जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया। VP मेनन और सरदार पटेल के इस फैसले से माउंटबेटन नाराज हो गई।
इसके बाद पटेल ने उनको खुश करने के लिए जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया, जिसमें 90% से ज़्यादा जनता ने भारत में विलय को स्वीकार किया। इस तरह से 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ देश का हिस्सा बन गया। जूनागढ़ काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत थी, जिसका शासक मुस्लिम था। उसने रियासत को पाकिस्तान में सम्मिलित करने की घोषणा कर दी और पाकिस्तान ने उसका सम्मिलन स्वीकार कर लिया, जबकि वहाँ की अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी। रियासत की जनता ने नवाब को पाकिस्तान से भागने के लिए बाध्य कर दिया। वहाँ की हिंदू जनसंख्या की इच्छा को ध्यान में रखते हुए जनमत संग्रह के बाद जूनागढ़ को भारत में सम्मिलित कर लिया गया। तीसरा विवाद आता है पाकिस्तान से मरा ऋण अदायगी का प्रश्न। विभाजन के उपरांत भारत और पाकिस्तान के बीच कई आर्थिक समस्याएं थीं। दोनों देशों के बीच आमदनी और कर्ज का बंटवारा एवं लागत धन के बीच असंतोषजनक बंटवारा करना था। मुद्रा के संबंध में निर्णय लेना था। विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कई आर्थिक समस्याएं थीं। आर्थिक समस्याओं में सबसे कठिन थी संपत्ति का बंटवारा। जो हिंदू शरणार्थी पाकिस्तान में अपनी संपत्ति छोड़कर आए थे, उसका मूल्य 3 करोड़ रुपए था, जबकि जो मुसलमान भारत में आए उसका मूल्य 300 करोड़ था। 1950 में नेहरू लियाकत अली समझौते द्वारा इस समस्या का समाधान कर लिया गया। जो हिंदू पाकिस्तान में अपनी संपत्ति छोड़ के आए थे, उसकी कीमत 3000 करोड़ रुपए हुआ करते थे, और जो मुस्लिम भारत से छोड़ के गए थे, उसकी कीमत 300 करोड़ थी। अगला है नहरी पानी विवाद। जल संधि समझौता 31 मार्च 1948 तक लागू था। जमात अली शाह के अनुसार 1 अप्रैल 1948 को जब समझौता लागू नहीं हो रहा था, तो भारत ने 2 प्रमुख नहरों का पानी रोक दिया, जिससे पाकिस्तानी पंजाब की 17 लाख एकड़ जमीन पर हालत खराब हो गई। बाद में हुए समझौते के बाद भारत पानी की आपूर्ति जारी रखने पर राजी हो गया। पंजाब की राजनीतिक विभाजन के कारण नहरी पानी विवाद उठ खड़ा हुआ था। ये नहरें आर्थिक दृष्टि से उस समय महत्वपूर्ण थी। पंजाब की 5 नदियों में से सतलज और रावी दोनों देशों के मध्य बहती हैं। झेलम और चिनाब पाकिस्तान के मध्य से और व्यास पूर्णतः भारत में बहती हैं। तीनों का जो नियंत्रण मुख्यालय है, वो भारत में था। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रदेश सिंचाई के लिए इन नहरों पर आश्रित थे। पाकिस्तान को हमेशा यह आशंका रही कि भारत जब चाहे तब पानी बंद कर सकता है। हो सकता है इससे
जनता भूखे मर सकती है। अगला है शरणार्थियों का प्रश्न। विभाजन के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान में सांप्रदायिक दंगे करवाए, जिससे हजारों की संख्या में शरणार्थी भारत भागकर आ गए। पाकिस्तान में हिंदुओं का जीवन और इज्जत सुरक्षित नहीं थी। हजारों व्यक्ति वहां मौत के घाट उतार दिए गए। हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, जिसकी भारत में भी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। पाकिस्तान में सांप्रदायिक जो दंगे हुए, उससे वहां के हिंदू लोग भारत में आए। पाकिस्तान से जो हिंदू शरणार्थी लगातार आ रहे थे, वो अपनी संपत्ति वहां छोड़कर आए थे। भारत ने पाकिस्तान से क्षतिपूर्ति मांगी, जिसे वह देने से आनाकानी करता रहा है। शरणार्थियों की समस्या आज भी यथावत बनी हुई है। अगला, कश्मीर विवाद। मुस्लिम बहुल आबादी वाले कश्मीर के हिंदू राजा ने पाकिस्तान और भारत में से किसी में भी शामिल नहीं होने का निर्णय लिया था और इससे युद्ध की स्थिति जन्म हुई। कश्मीर की समस्या दोनों देशों के बीच एक जैसी ज्वालामुखी की तरह है, जो समय समय पर लावा उगलती है। अपाल माइकल ने कहा है कि कश्मीर समस्या अनिवार्यतः भूमि या पानी की समस्या नहीं है, यह लोगों और प्रतिष्ठा की समस्या है। कश्मीर की समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे उलझी हुई समस्या है। स्वतंत्रता के बाद जहां भारत और पाकिस्तान दो नए राज्य बने, वहीं देशी रियासतें एक प्रकार से स्वतंत्र हो गई। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी थी कि देशी रियासतें अपनी इच्छानुसार भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं। अगस्त 1947 में कश्मीर के शासक ने अपने विलय के विषय में कोई तत्काल निर्णय नहीं लिया था। पाकिस्तान ने इसे अपने साथ मिलाना चाहा। 22 अक्टूबर 1947 को उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबालियों ने एक पाकिस्तानियों के माध्यम से आक्रमण करवाया। 26 अक्टूबर को कश्मीर के शासक ने आक्रमणकारियों से अपने राज्य को बचाने के लिए भारत सरकार से सैनिक सहायता मांगी। साथ ही कश्मीर को भारत में शामिल करने की प्रार्थना की। भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 27 अक्टूबर को भारतीय सेनाएं कश्मीर भेज दी गई तथा युद्ध समाप्ति पर जनमत संग्रह की शर्त के साथ कश्मीर को भारत का अंग बना लिया गया। ये कटुता जब बढ़ी तो भारत और पाकिस्तान ने मिलकर कुछ समझौते किए। ताशकंद समझौता। भारत
और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से तय करेंगे। यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान की लंबी वार्ता के बाद 11 जनवरी 1966 को हुआ। सोवियत प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को वार्ता के लिए ताशकंद में बुलाया था। 4 जनवरी 1966 को यह प्रसिद्ध सम्मेलन प्रारंभ हुआ। सोवियत संघ के परिवर्तन के बाद 11 जनवरी 1966 को यह समझौता हुआ। अगला है शिमला समझौता। 2 जुलाई 1972 को शिमला में एक समझौता हुआ। इस समझौते को शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। शिमला समझौते पर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस पर हस्ताक्षर किए। दो दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के हवाई अड्डों पर बमबारी कर दी थी। 4 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने जवाबी हमला दिया। भारत के विमानों ने पाकिस्तान के महत्वपूर्ण हवाई अड्डों पर बमबारी की। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में एक सैनिक समारोह में जनरल नियाजी ने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया था। अगला है जिहाद, धार्मिक युद्ध। धार्मिक और सांप्रदायिक वैमनस्य को पाकिस्तान के शासक जानबूझकर बनाए रखना चाहते हैं। वे सांप्रदायिक विष को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संगठनों में भी अभिव्यक्त करते आ रहे हैं। सीटो और सेंटो 2 सैनिक संगठन है। इसकी सदस्यता के बारे में पाकिस्तान की गुटिये और शस्त्रों की होड़ की नीति है। पाकिस्तान ने सीटो से 1955 और सेंटो से 1955 जैसे सैनिक संगठनों का सदस्य बनकर शीत युद्ध को भारत के सामने लाकर खड़ा कर दिया। पाकिस्तान ने अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए भारत विरोधी प्रचार का सहारा लिया। अमेरिका से ही नहीं बल्कि सेंटो शक्तियों विशेषकर ईरान से प्रचुर मात्रा में सैनिक सहायता प्राप्त की। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को प्रोत्साहन। भारत के विरुद्ध आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थन तथा भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रही है। यह दुर्भाग्यवश पाकिस्तान द्वारा पंजाब जम्मू कश्मीर में भारत के विरुद्ध आतंकवाद को लगातार सहायता पहुंचाने और उसे बढ़ावा दिए जाने के कारण दोनों देशों के बीच संबंधों में काफी कटुता उत्पन्न हुई। भारत के विरुद्ध आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थन तथा भारत के आंतरिक आक्षेप में करने की प्रवृत्ति मार्च 1993 में मुंबई बम विस्फोट में प्रकट हुई।
इसके अलावा हमने संबंध सुधारने के प्रयास किए। भारत और पाकिस्तान संबंधों को सामान्य बनाने के लिए प्रयत्न किए जाते रहे हैं। ताश्कंद समझौता, शिमला समझौता, इसी प्रकार के जैसे तुलबुल जल परिवहन योजना, सर्करिक विवाद, सियाचिन विवाद आदि। भारत पाकिस्तान संबंधों को सामान्य बनाने के भी प्रयत्न में ताश्कंद समझौता, शिमला समझौता हमने हुए। 1974 में जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ उससे युद्धबंदियों की समस्या का समाधान हुआ। नवंबर 1974 में दोनों देशों में डाक, तार, यात्रा आदि विषयों के बारे में समझौता हुआ। 1974 में व्यापार समझौता हुआ। 1976 में दोनों देशों ने कूटनीतिक संबंधों को पुनः स्थापित करने का निश्चय किया। 14 अप्रैल 1978 को सलाल जल विद्युत परियोजना के संबंध में भारत और पाकिस्तान में एक संधि हुई जो सलाल जल संधि के नाम से प्रसिद्ध है। पाकिस्तान ने सेंटो की सजा ताक दी थी। उसे सितंबर 1979 में हवाना शिखर सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता प्रदान की गई। दिसंबर 1988 में पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। बेनजीर ने भारत के साथ युद्ध वर्जन संधि का प्रस्ताव ठुकराते हुए कश्मीर समस्या सहित अन्य विवादों के निपटारे के लिए शिमला समझौते को महत्व को स्वीकार किया। भारत ने एक दिल्ली लाहौर दिल्ली बस सेवा प्रारंभ की। 17 फरवरी 1999 को इस्लामाबाद में एक करार हुआ। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने फरवरी 1999 में दिल्ली लाहौर दिल्ली बस सेवा का उद्घाटन किया और दोनों देशों ने शांति और सुरक्षा की बात की। इस प्रकार हमने आज पाकिस्तान और भारत के संबंधों में चर्चा की। कई जगह कटुता, कई जगह प्रेम, ऐसा पाकिस्तान और भारत के साथ रहा। अब समय आ गया है कि भारत और पाकिस्तान अपने तनाव को छोड़े और विकास की तरफ कार्य करे। जो नियंत्रण रेखा है वहां सैनिकों की जो हत्याएं या उन पर आक्रमण किया जाता है वो गलत है। इसके बारे में भारत और पाकिस्तान मैत्रीपूर्ण संबंध रखें और अपने विकास की ओर ध्यान दें। हाल ही में जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस, उसके बारे में भी भारत और पाकिस्तान में कुछ कटुताएं उत्पन्न हो रही हैं। भारत और पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे के नीतिगत मामलों का विरोध करता रहा है। अब दोनों देशों को यह समझना चाहिए कि हम किसी प्रकार से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करते रहें और अपने देश का विकास करते रहें। इसी प्रकार आज की क्लास में प्यारे बच्चों इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद सभी का।